Hello everyone, I am Aniruddha Tiwari, the Director and Chief Mentor of Dronacharya Civil Services Academy. Welcome to our YouTube channel where we offer resources and guidance to those aspiring to become civil servants. About to civil services एग्जाम्स, आज हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा करने के पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि सही समय पर सामान्य रणनीति से की गई तैयारी भी आपको सफलता दिला सकती है, परंतु गलत समय पर विशिष्ट रणनीति आपको असफलता की तरफ ले जा सकती है। इसलिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय और रणनीति का अत्यधिक महत्व है। कोई विद्यार्थी जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करता है, तब उसके मन में इस परीक्षा की तैयारी को लेकर कुछ बुनियादी प्रश्न होते हैं। सिविल सेवा की तैयारी में परिपक्वता तभी आती है जब अभ्यर्थी को इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। आमतौर पर विभिन्न मार्गदर्शक अभ्यर्थी को उसके सामने समक्ष आने वाली चुनौतियों से तो अवगत करा देते हैं, परंतु इन चुनौतियों, बुनियादी प्रश्नों या शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते। अभ्यर्थियों की इन्हीं चुनौतियों व प्रश्नों को ध्यान में रखकर आज हम विशेष रूप से सिविल सेवा की तैयारी के लिए समाधान उन्मुख रणनीति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। द्रोणाचार्य सिविल सर्विसेज एकेडमी आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जैसे पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने की दिशा में एक उचित रणनीति के विकास में मददगार होगा। तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम्स बिगिनर्स स्ट्रेटजी, आज इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सिविल सर्विस एग्जाम यानी सिविल सेवा परीक्षा, अबाउट टू सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सेवा परीक्षा क्या है, ए कंप्लीट रोड मैप टू इंश्योर योर सक्सेस, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो भारत का एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं तथा भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय रेलवे यातायात सेवा, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस एवं भारतीय कंपनी कानून सेवा जैसे कई प्रतिष्ठित सेवाओं हेतु कैंडिडेट्स का चयन करने के लिए एवरी ईयर सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करता है। प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अभ्यर्थियों को आर्किटेक्टेड ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र के वास्तुकार की संज्ञा से विभूषित कर इन प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने का सौभाग्य हासिल होता है।
सिविल सेवा परीक्षा मीन सिविल सर्विसेज एग्जाम मेनली 3 स्टेजेस में संपन्न होती है। ये चार्ट देखें, चार्ट में जैसा मेंशन किया हूं। फर्स्ट स्टेज नोन एज ए प्रिलिमिनरी एग्जाम्स विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप 400 मार्क्स का है। सेकेंड स्टेज मेन एग्जाम, सेकेंड स्टेज आल्सो नोन एज ए मेन एग्जाम, जो कि रिटन फॉर्म में है, लिखित परीक्षा होती है। टोटल ये 1750 मार्क्स का है। थर्ड स्टेज नोन एज ए इंटरव्यू मींस पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स। प्रिलिमिनरी एग्जाम जस्ट लाइक टू स्क्रीनिंग टेस्ट, ये भीड़ को छांटने के लिए होता है, यानी मेन एग्जाम में अपीयर होने के लिए प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई करना आवश्यक है। मेन एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ज्यादा होता है इन कंपेरेटिवली इंटरव्यू मार्क्स के, इसलिए मेन एग्जाम में यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं देन इंटरव्यू दोनों को मिलाकर के मेरिट तैयार की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग यूपीएससी आपको पोस्ट अलॉटमेंट करता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसकी बात आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अभी आपको जैसा कि हमने बताया है कि मेन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप ये भी चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप, नागरिकता। फॉर ऑल इंडिया सर्विस IAS एंड IPS a candidate must be a citizen of India. Secondly, for other services, a candidate must be either a citizen of India or a citizen of some other country, eligible after meeting with same special conditions. तो सबसे पहले देखिए, इन सेवाओं में आपको ये बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या है, यानी फर्स्ट एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप, सेकंड एज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 इयर्स, मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 इयर्स एज एन फर्स्ट ऑगस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इयर्स। एंड thirdly, our upper age limit relaxation of maximum 5 years for SC ST candidates and 3 years for OBC candidates. Age relaxation is applicable for ex-defense personnel and candidates with certain disability. Third eligibility एजुकेशन को लेकर है। Must hold a university degree or possesses an equivalent qualification. Any graduate candidate eligible for civil services exam, चाहे वो ह्यूमैनिटी से बीए हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या एग्रीकल्चर साइंसेज से हो, या मेडिकल साइंसेज से हो, किसी भी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड or appearing in final year of degree examination are eligible to attempt the examination. प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए डिफाइन किया गया है कि केवल आप ग्रेजुएट या फाइनल ईयर एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, डिग्री की आवश्यकता पड़ती है मेन एग्जाम में जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। द मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग बिफोर अपीयरिंग द सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स। तो इस तरह देखिए, हर एक कैंडिडेट को ये ध्यान होना चाहिए, जैसे जनरल कैटेगरीज के लिए एज लिमिट डिसाइड है 21 to 32 इयर्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट्स को 21 से 35 साल, इनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 21 to 37 इयर्स, और एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन द एज ऑफ लिमिट, इनके लिए लिमिट तय नहीं है, जब तक उनकी एज है तो वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब आपको ये मन में जिज्ञासा रहती है, हर एक कैंडिडेट सिविल सेवा एग्जाम क्यों देना चाहता है, क्यों बैठना चाहता है? सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या ऐसा अट्रैक्शन है? हर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो प्रतिभावान हैं,
वो सिविल सेवा में जाने के लिए आतुर होता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि a candidate who got appointed as an IAS or IFS officer in earlier examination and continues to be a number of that service will not be eligible to compete at these examinations. Moreover, a candidate who is appointed to the Indian Police Service will not be eligible to opt for the Indian Police Service in the next exam. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आते हैं। सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की सर्विसेज अलॉट होती हैं। ये भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के माध्यम से आपके अच्छे मार्क्स के आधार पर पोस्ट अलॉटमेंट होते हैं। ठीक है, लाइक एज ग्रुप ए सर्विसेज में ध्यान रखना है इंडियन P&T अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के माध्यम से असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन का पद मिलता है, इंडियन पोस्टल सर्विस जिसके माध्यम से सुपरिटेंडेंट के पोस्ट मिलते हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसके माध्यम से असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर का पद अचीव होता है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। तो ये देखिए ग्रुप ए की सर्विस भी इसी के माध्यम से अचीव होते हैं। ग्रुप बी सर्विसेज में आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस जिसके माध्यम से सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड की रैंक पोस्ट मिलती है। सेकेंडली दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली पुलिस सर्विस, पुदुचेरी सिविल सर्विस एंड पुदुचेरी पुलिस सर्विसेज। आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि आखिर यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। व्हाट डज यूपीएससी वांट फॉर यू। व्हाट डज यूपीएससी वांट फ्रॉम यू। यूपीएससी की हर एक कैंडिडेट से क्या अपेक्षा होती है, क्या उसके मापदंड होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज यूपीएससी वांट फ्रॉम यू। यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। बौद्धिक गुण तथा गहन समझ, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिविल सेवा में कैरियर संबंधी सामान्य जानकारी, क्योंकि यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो आपको अपने कैरियर से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस ऑफ ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट which will have relevance for a career in civil services. Third, next, प्रासंगिक विषयों के बारे में आधारभूत समझ होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलिवेंट इश्यूज, सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण
तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता, एबिलिटी टू एनालाइज एंड टेक ए व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। इन सभी विषयों पर संगत, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर देने की क्षमता, चाहे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, किसी भी फील्ड से हो, उन सब में आपको सार्थक, संवाद, सारगर्भित उत्तर देने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू गिव रेलिवेंट, मीनिंगफुल एंड सफिशिएंट आंसर्स ऑफ अबव ऑल सब्जेक्ट्स। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तथा दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी रिलेटेड इश्यूज। समाज के आचार व्यवहार से विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर तार्किक मनोवृत्ति। ए रेशनल अप्रोच टू वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग conduct and behavior of society and problem solving। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए यूपीएससी हर एक कैंडिडेट से अपेक्षा करती है। आगे हम चर्चा करेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी में क्या क्या महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। फर्स्टली, विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने की क्षमता। आपको जो दायित्व दिया गया है या जो दायित्व दिया जाएगा, क्या आप उस दायित्व को उठाने की क्षमता है आप में? यदि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में पोस्टेड हैं, वहां यदि कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं को निपटने के लिए आप में क्षमता है। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू डील विद ग्रेटर प्रॉब्लम्स, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू वर्क, कार्य करने की मजबूत मनोवृत्ति या मजबूत प्रवृत्ति, अपने संस्थात्मक संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता, शक्ति और प्राधिकार का उपयोग, बैलेंस यानी शक्ति और प्राधिकार का उपयोग अपने लिए करने से बचना, एक अच्छा श्रोता, लोगों के साथ प्रभावकारी, अपने संगठन की क्षमता द्वारा अपनी शक्ति का निर्माण करना, कष्टप्रद बातों को, रिपोर्टों का स्वागत करना, एक बढ़िया टीम वर्क के रूप में, टीम लीडर की भूमिका के रूप में होना चाहिए। तो ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की विशेषताएं होनी चाहिए। इफेक्टिव विथ पीपल, बिल्डिंग योर पावर थ्रू द पोटेंशियल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू यूटिलाइज इट्स इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस, टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग पावर और अथॉरिटी फॉर oneself, welcoming reports of anything। तो देखिए ये बेसिक है। तो आप जब किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक था सिविल सेवा। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न, जिसका ओरली अभी हम आपको संक्षिप्त में प्रस्तुत किए, अब हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं बताया कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है। इसकी प्रकृति पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस ए, बी, सी, डी या हिंदी में आ, बा, सादा किसी भी रूप में हो सकते हैं। इन्हीं विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है। प्रश्न से संबंधित आपके चयनित विकल्प को आयोग द्वारा दी गई OMR सीट में
प्रश्न के सम्मुख दिए गए संबंधित गोले में उचित स्थान पर काले बॉल पॉइंट से पेन से भरना होता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम, जो कि 200 अंकों का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र सी सेट के नाम से कहलाता है। उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल 200 मार्क्स हुए। ये पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर कहलाता है, यानी पेपर 2 जो सी सेट संक्षेप में बोलते हैं, सी सेट में 33% मार्क्स आपको प्राप्त करने होते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि पेपर 2 में यदि आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी पेपर 1 का वैल्यूएशन होगा। यदि आप पेपर 2 में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पेपर 1 का वैल्यूएशन नहीं होता। दोनों ही पेपर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होती है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर मार्क्स काट लिए जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम में कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ फर्स्ट प्रश्न पेपर यानी फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम का फर्स्ट स्टेज हुआ। अब बात करेंगे सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा रिटन बेस होता है, जहां प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सभी उम्मीदवारों में से कुछ गंभीर व योग्य उम्मीदवारों को चुना जाए और वास्तविक परीक्षा उन चुने हुए उम्मीदवारों के बीच आयोजित कराई जाए। मेन एग्जाम टोटल 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें से 1000 मार्क्स जनरल स्टडीज के लिए, यानी जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, and each GS paper carry on 250 marks. So therefore total number of marks 1000 GS, यानी सामान्य अध्ययन के लिए 4 प्रश्न पत्र मिलाकर के 1000 मार्क्स होते हैं। 500 मार्क्स वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 2 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें एक पेपर 250 मार्क्स का हुआ, तो 2 पेपर्स मिलाकर के टोटल 500 मार्क्स हुए। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपको चूज करना होता है। यहां पर आप ये जानें कि लैंग्वेज के पेपर हिंदी एंड इंग्लिश एंड देन जनरल स्टडी सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होते हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट कैंडिडेट को चूज करना होता है। मेन एग्जाम में क्वालिफाइंग पैकेज के 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में शामिल कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। जैसे यदि कोई साउथ इंडियन है तो अपने क्षेत्र का रीजनल लैंग्वेज चूज करेगा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी। लेकिन यदि हिंदी रीजनल बेल्ट का है तो हिंदी सब्जेक्ट लोग चूज करते हैं, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा ली जाती है। और ये दोनों भाषाएं 300 मार्क्स के निर्धारित होते हैं, जिनमें से मिनिमम मार्क्स 25% निर्धारित है, यानी आपको 300 में से 75 मार्क्स लाने हैं। और इन प्रश्न पत्रों के मार्क्स आपके योग्यता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते। मेन एग्जाम के पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, क्योंकि दोनों मीडियम में कैंडिडेट बैठते हैं। कुछ स्टूडेंट अंग्रेजी माध्यम में होते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी माध्यम के होते हैं। इसीलिए बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर प्रकाशित होता है। हालांकि कैंडिडेट को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने की छूट होती है। केवल लिटरेचर के विषय में यह छूट है
कि कैंडिडेट उसी भाषा में, उसी स्क्रिप्ट में उत्तर लिख सकते हैं, चाहे उसका माध्यम वह भाषा ना हो। जैसा कि आपको मैं बताया कि जैसे कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो हिंदी साहित्य लेते हैं या संस्कृत साहित्य लेते हैं, पॉली लिटरेचर लेते हैं, तो जो जिस भाषा की लिपि होगी उसी स्क्रिप्ट में लिखने की छूट होती है। लेकिन बाकी पेपर यदि कोई कैंडिडेट हिंदी मीडियम का, तो हिंदी में ही उसे आंसर देना होगा, यदि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसे इंग्लिश में आंसर देने होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, तो वहीं मेन एग्जाम अलग अलग शब्द सीमा वाले डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्नों में विभिन्न विकल्पों में से उत्तर चुनना नहीं होता, बल्कि अपने शब्दों में आंसर लिखने होते हैं। आप जो भी किसी विषय के बारे में जो जानकारी रखते हैं उसे आप अपनी भाषा में मोल्ड करके लिखें। यही कारण है कि मेन एग्जाम में सफल होने के लिए एक अच्छे राइटिंग स्किल का होना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू। सिविल सर्विसेज एग्जाम का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इंटरव्यू कहलाता है। मेन एग्जाम में चयनित अभ्यर्थियों को सामान्यतः फेब, मार्च, अप्रैल माह में बोर्ड के सामने इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होना होता है। इसमें ना तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की तरह सही उत्तर के लिए विकल्प दिए जाते हैं और ना ही मेन एग्जाम की तरह प्रश्नों के चयन की सुविधाएं होती हैं। इसमें हर एक क्वेश्चंस का आंसर कंपलसरी होता है देना। अतः आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें बड़ी गंभीरता के साथ सोच समझ करके उत्तर देने होते हैं। हर गलत या हल्का उत्तर निगेटिव मार्किंग जैसा नुकसान कर सकता है। इससे भी मुश्किल बात यह है कि परीक्षा के दोनों चरणों के विपरीत इसके लिए कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब ही होता है पर्सनालिटी टेस्ट। दुनिया में जो भी आपने आज तक सोचा है, जो भी आप स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज लेवल तक और इसके बाद की जितनी भी जर्नी रही आपकी, उसमें आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, क्या आपने अनुभव लिया, उन्हीं से संबंधित प्रश्न होते हैं। दुनिया में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कोई आवश्यक नहीं कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। यह परीक्षा अपनी प्रकृति में हो, इसको लेकर के हर एक कैंडिडेट के मन में बेचैनी होती है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स निर्धारित हैं। मेन एग्जाम के मार्क्स की तुलना में इसके मार्क्स कम जरूर होते हैं, लेकिन लास्ट सिलेक्शन और आपके पदों के निर्धारण में इंटरव्यू के मार्क्स का काफी बड़ा योगदान होता है। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसमें इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों द्वारा ओरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ओरली आपको आंसर देना होता है। यह प्रक्रिया कैंडिडेटों की संख्या के अनुसार या नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर चलती रहती है। लगभग महीनों या 40-50 दिन तक चलती है। मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में प्राप्त किए गए मार्क्स के योग के आधार पर अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसके लिए सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू समाप्त होने के लगभग एक सप्ताह बाद अंतिम रूप से चयनित कैंडिडेट की सूची जारी की जाती है। तो इस तरह से ये हमारे सिविल सेवा एग्जाम्स का एक लगभग कंप्लीट प्रक्रिया है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आगे हम चर्चा करेंगे।